हेलो टू ऑल द स्टूडेंट एंड मैं हूँ आपकी टीचर एजुकेटर कुमारी कृति राज, जो कि इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ाती हूँ और लैंग्वेज भी पढ़ाती हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं तीन ऐसे पोएम का चर्चा करने वाली हूँ या फिर डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ जो कि जनरली सारे ही कॉलेजेस में सिलेबस में रहते हैं, या ये तीन में से कोई ना कोई एक ऐसा आपका पोएम रहा होगा, पक्का आपके कॉलेज में होगा या फिर आपने पढ़ा होगा, बीए में पढ़ा होगा या फिर एमए में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब जो बच्चे सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो एमए को तो फिलहाल टारगेट कर रहे हैं, बट फिर भी आपके सिलेबस में ये पोएम रहा होगा। और ये कौन से पोएम की बात कर रही हूँ वो हम लोग बिल्कुल जानेंगे, बट देख तो ली भाई कौन से राइटर ने ये तीन पोएम लिखा है। हमारे कोई और नहीं बल्कि वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम को लिखा है। यानी वर्ड्सवर्थ जो कि हमारे रोमांटिक पोएट थे, जिनकी ही वर्क से रोमांटिसिज्म शुरू हुआ था 1798 में, बिकॉज ऑफ हिज एंड कोलरिज वर्क कॉल्ड लिरिकल बैलेट। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स एंड कोलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 ऑफ द पोएम्स जो कि लिरिकल बैलेट में आया, एंड लिरिकल बैलेट से ही रोमांटिसिज्म बना हमारा। तो आइए जान लेते हैं पहले कि ये वर्ड्सवर्थ है क्या। थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ के बारे में भी जानना हमारा ज़रूरी है। वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर बात कर ली जाए तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वाली वीडियो देखने में, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्रिटिसिज्म कौन, मतलब किस एस्पेक्ट में उन्होंने पोइट्री को डिफाइन किया है, किस एस्पेक्ट में उन्होंने इमेजिनेशन को डिफाइन किया है, और किन्होंने क्या क्या बोला है क्रिटिसिज्म को लेकर, पोइट्री को लेकर। ये रही मेरी टेलीग्राम चैनल जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउट्स आप वहीं से पूछ सकते हो। पहले जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे कौन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो हमारे एक रोमांटिक पोइट थे। 1770 में इनकी बर्थ हुई एंड 1850 में इनकी डेथ हो गई। ये हमारे पोइट लॉरिएट भी रहे हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। 1795 में सैमुअल टेलर कोलरिज से मिलते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि भाई क्यों ना तुम्हारी ओपिनियन मेरी ओपिनियन, यानी पोइट्री पे बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच करती है लिटरेचर एंड आर्ट पे, तो क्यों ना मिलकर कोलैबोरेशन किया जाए। एंड वहीं से क्या होता है, वहीं से लिरिकल बैलेट का पूरा कॉन्सेप्ट निकलना शुरू होता है जो 1798 में एग्जीक्यूट होता है। ही मैरिड मेरी हचिनसन इन 1802 एंड हैव 5 चिल्ड्रन। पोएट लॉरिएट इन 1843 में ये बनते हैं और ये पोजीशन वो कैरी ऑन करते अपने डेथ तक, दैट इज 1850 तक, राइट। डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850। लिरिकल बैलेट, like already said, was a work in collaboration with सैमुअल टेलर कोलरिज। कुछ कुछ इनके इंपॉर्टेंट पोएम्स है जैसे लाइन्स रिटन और कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन आवे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव VR7 लूसी पोएम जिसमें 5 लूसी पोएम्स आती है। माइकल पोएम्स हमारे पास है, हमारे पास प्रिल्यूड भी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है हमारे वर्ड्सवर्थ का। अब आते हैं पोएम्स पे जिसकी हम बात कर रहे थे भाई, जिसकी ये पूरी की पूरी लेक्चर है। पोएम्स के पहले और भी कुछ वर्क जान लेते हैं ना, जैसे कि इनकी एक कलेक्शन थी दैट इज पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में आई है, जिसमें कुछ कुछ इनके इंपॉर्टेंट पोएम्स है। सॉलिटरी रीपर, ओड, इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, वर्ल्ड इज टू मच विद अस। देन इनकी एक और वर्क आई है कॉल्ड एक्सकर्जन 1814 में। इट्स अ फिलोसॉफिकल वर्क, फिलोसॉफिकल पोएम एंड प्रिल्यूड जो कि पब्लिश्ड हुई थी इनके डेथ के बाद, दैट इज पोस्टमसली। नाउ लेट्स कम टू द पोएट्री. See the picture first. You can see the picture. What is written here? What you can see? Forget about what is written here. What you can see in this picture? You can see a lot of flowers, right? A lot of yellow flowers. Do you know ये flower हमारे कौन से हैं? ये है हमारे डैफोडिल के फ्लावर, है ना। बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, एंड इसी पे हमारे वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखा है। ये पोएम का नाम डैफोडिल भी रहा है एंड आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो कि इस पोएम की पहली लाइन रही है। इस पोएम में हमारे वर्ड्सवर्थ इमेजिन करते हैं कि वो क्लाउड की तरह ना बस इसी तरीके से घूमे जा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक डेस्टिनेशन, बस इसी तरीके से निकल रहे हैं और वो घूम रहे हैं क्लाउड की तरह। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो वो इसी तरीके से क्लाउड की तरह घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। एंड देन सडनली ही स्टॉप। क्यों भाई, क्यों वो रुके? क्योंकि उन्हें ना बहुत सारी डैफोडिल्स, एक ज़मीन थी, ज़मीन में यानी खेत में, फील्ड में बहुत सारे डैफोडिल्स उन्हें दिखते हैं एंड ये डैफोडिल्स बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग उन्हें लगता है। वो देखते हैं जैसे जैसे हवाएं चल रही है वैसे वैसे ये डैफोडिल्स जो है वो झूल रहे हैं, एक एक वेव की तरह क्रिएट हो रहा है वो पूरे फील्ड में, एंड इस चीज़ को वो इन्जॉय करते हैं। यानी ये नेचर का ब्यूटी, नेचर के इस ब्यूटी को वो इन्जॉय करते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं ये पोएम
क्या है, ये पोएम उनकी एक्सपीरियंस बता रही है, यानी स्पीकर जो कि बेसिकली यहाँ मानकर चल रहे वर्ड्सवर्थ ही हमारे स्पीकर है, कम अक्रॉस अ फील्ड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ऑफ कोर्स इट इज येलो इन कलर, वेरी गोल्डन कलर यू विल फाइंड, व्हाइल वैंडरिंग अलोन, अकेले ही कहीं जा रहे थे. The daffodils are dancing joyfully in the breeze beside a lake, and he's also giving you the setting कि lake के बगल में trees के नीचे ये daffodils मुझे दिखे. The sight fills the speaker with pleasure and tranquility, with a lot of peace, of course, because it's a nature poem, right? Romantic poems. Even after moment he passed, the memory of the daffodils continues to bring him peace and joy whenever he is alone and reflective. कि जब भी वो अकेले होते हैं ना, उन्हें ये सोच कर ही, उन्हें ये वापस से मेमोरी रिवाइज करके ही ना ऐसा लगने लग जाता है कि ओ आई एम एट पीस. थोड़ा सा इसका लाइंस देख लेते हैं. डैफोडिल्स के लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते. आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, पहले ही हमारा सिमिली आ गया कि मैं क्लाउड की तरह ना मैं घूम रहा था, राइट. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, यानी वैलीज के ऊपर एंड हिल्स के भी ऊपर जो है ये सारे क्या थे, ये सारे क्लाउड जिस तरीके से घूम रहे थे ना, आई वॉज ऑल्सो वैंडरिंग इन द सेम वे, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है पोएट के सॉलिट्यूड नेचर का, एंड साथ ही साथ उनके ये माइंड जो कि कहीं पे भी पहुंच जाता है भाई, है ना. व्हेन देन नेक्स्ट लाइन विच इज इंपॉर्टेंट इज व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, कि अचानक से मैं रुक गया जब मुझे बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स दिखी, राइट. दैट शोज हाईलाइट्स द सडननेस एंड वंडर of the vision. Then there is this line, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. जिस तरीके से मिल्की वे में स्टार्स शाइन करते हैं ना, उसी तरीके से ये फील्ड में डैफोडिल्स शाइन कर रहे थे. तो देखिए भाई, इनकी कंपैरिजन भी ना काफ़ी ज़्यादा फुल ऑफ नेचर होती है. They flash upon that inward eye which is bliss of solitude that suggests the power of memory, right? कि अचानक से मैं कुछ भी होता है ना, तो ये मेमोरी वापस से आ जाती है और मैं इमेजिन करने लग जाता हूँ वही वापस से सिनेरियो को. Then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils, and whenever I think of it, whenever I imagine or whenever I revise that memory, मेरा दिल जो है वो काफ़ी गदगद हो उठता है, यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ जब भी मैं ये daffodils यानी वो डांसिंग daffodil के बारे में मैं सोचता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पोएम की तरफ आते हैं. अच्छा, थीम की कौन बात नहीं करेगा भाई, मैं तो बिल्कुल बात करूंगी थीम की. थीम में क्या हो जाएगा, ब्यूटी ऑफ नेचर, सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन, मेमोरी एंड इमेजिनेशन, जॉय एंड इंस्पिरेशन, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट पोएम पे, दैट इज सॉलिटरी रीपर. ये भाई सीबीएसई वाले बच्चे मुझे बताएंगे, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे वो बताएंगे कि क्या उन्होंने ये पोएम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. बिल्कुल पढ़े होंगे वो सारे ये पोएम. ये पोएम है एक सॉलिटरी रीपर का. रीपर जानते हो, जो कि क्रॉप वगैरह को रीप करती है, हार्वेस्ट करती है. और सॉलिटरी यानी अकेले हैं. वो अकेले क्या है, गा भी रही हैं और वो रीप भी कर रही हैं, और बहुत ही सुरीली उनकी आवाज़ है. उनके सामने नाइट एंगल भी फेल, उनके सामने कोयल भी फेल. ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा हमारे स्पीकर बोल रहे हैं, जो प्रोबेबली अगेन वर्ड्सवर्थ ही हैं. तो सॉलिटरी रीपर जो 1805 में पब्लिश हुआ, मतलब लिखा गया है, एंड 1807 में पब्लिश हुआ है. वर्ड्सवर्थ एक ट्रिप पे गए थे स्कॉटिश हाईलैंड में, और वहीं के ट्रिप से इंस्पायर होकर ये लिखते हैं पोएम, नॉट स्टोरी, कॉल्ड सॉलिटरी रीपर. नाउ ये फोकस किस पे कर रहा है, नेचर पे, इमोशन पे, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे, एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, लिरिकल है. 4 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में आपको 8 लाइन मिल जाएगा. राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी डी डी, ये राइम स्कीम है, एंड बैलेड लाइक फीचर है हमारा. पोएम की बात कर ले तो मैंने वही बताया कि एक हमारा स्पीकर था, वो जा रहा था कहीं पे, एंड अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है, एक गीत की, एक बहुत ही मीठी गीत की आवाज़ सुनाई देती है, एंड वो रुक जाता है हमारा स्पीकर. जिस तरीके से पिछली बारी में अरे डैफोडिल देखकर वो रुक गया, इस बारी वो आवाज़ सुन के रुक गया. एंड देन ही जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक कि ये आवाज़ किधर से आ रही है, और उसने देखा कि भाई वो दूर फील्ड में ना एक बहुत ही अच्छी आवाज़, वो एक लड़की जो इतने सारे एरिया में वो अकेले है, and she is singing this song, and this song is very much like melodious in nature, very much lyrical, but ऐसा लग रहा है ना कि वो कुछ सैड सॉन्ग्स गा रही है. अब ये सैड सॉन्ग कैसा है भाई, कुछ ऐसा दिन में उसके साथ आज सुबह हुआ था, या फिर कुछ ऐसा फैमिली अफेयर है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसको लेकर वो ऐसा सैड सॉन्ग गा रही है. एंड हमारा स्पीकर ना वहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर उस गाने को सुन रहा है, एंड फिर उसको याद आता है कि अरे
अभी काम भी तो है, मैं जा रहा था। फिर वो धीरे 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 अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो आवाज़ जो है वो फेड होते जाती है सॉलिटरी रीपर की। यही है आपकी पूरी की पूरी पोएम ना। कुछ लाइंस देख लेते हैं इस पोइट्री की। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, लेकिन वो अकेली थी, इस पूरे फील्ड में अकेली थी। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, कि वो खुद ही जो है वो क्रॉप को काट रही थी और खुद ही अकेले अकेले गाए जा रही थी। स्टॉप हियर एंड जेंटली पास, नाउ द स्पीकर इज इंस्ट्रक्टिंग यू कि भाई तुम भी इधर से गुजरोगे ना तो वहां रुक जाना और धीरे 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 पास करना, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो जाए। जैसे उसको पता चल जाएगा कि भाई ये कोई और भी इंसान हो सके, वो गाना बंद कर दे, राइट। सो अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, कि ग्रेन को काटा जाता है, गेहूं या धान को काटी जाती है तो उसको बांधा भी जाता है, बाइंड भी किया जाता है, राइट। तो वही वो कर रही है। एंड सिंग्स अ melancholy strain, oh listen for the veil profound is overflowing with the sound, राइट। कि पूरा का पूरा ये जो नज़ारा है, जहां तक भी आप देख रहे हो, पूरा का पूरा ये जो फील्ड है वो इस साउंड से ही ना भर गया है, गूंज रहा है, ऐसा लग रहा है वो आवाज। नो नाइटिंगेल डिड एवर शॉन्ट, कि कभी ऐसा नाइटिंगेल ने भी कभी ऐसा गाया नहीं है जिस तरीके से ये गा रही है। More welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabians. And now he's comparing, एक traveler से compare किया जा रहा है। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, कि भाई cuckoo bird यानी कोयल भी कभी spring में ऐसा नहीं गाई होगी जैसा ये गा रही है। Breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides, राइट। तो ये रही कुछ हमारी इंपॉर्टेंट लाइन जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है हमारे लैंग्वेज, वर्ड्सवर्थ के लैंग्वेज को दिखाता है। वेरी इजी, वेरी ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ वर्ड्सवर्थ। नाउ अब आगे हम लोग तीसरे पड़ाव पे, अपने लास्ट पोएम पे। एंड दिस पोएम इज ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये 1807 में पब्लिश हुई थी, हालांकि लिख ली गई थी हमारा 1802 में। ये एक ओड है, जैसा कि आप टाइटल में ही देख सकते हो, ओड लिखा हुआ है। एक फॉर्मल लिरिकल पोएम है जो कि एड्रेस किया गया है टू सर्टेन सब्जेक्ट, राइट। इसमें आपको बहुत सारी मेमोरी की बात मिल रही है, चाइल्डहुड का रिकलेक्शन है। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि भाई हमारे जो स्पीकर है ना अपने चाइल्डहुड के मेमोरी को रिवाइज करे और बता रहे हैं कि उनकी चाइल्डहुड कितनी अच्छी थी। नाउ ही लॉस्ट दैट इनोसेंट, क्योंकि वो बच्चे तो रहे नहीं, है ना। 11th स्टैंजा में आपको देखने को मिलेगी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। राइम स्कीम हालांकि वैरी की कर रही है पूरे पोएम में। लिरिसिज्म एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। स्टैंजा 1 से 4 की अगर आप बात कर लोगे ना तो ही फील्स अ चेंज इन हाउ वी परसीव नेचर, कि नेचर को किस तरीके से हम परसीव करते हैं, ये वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, देयर वाज अ टाइम व्हेन meadow, grove and stream, the earth and every common sight, to me did seem apparelled in celestial light, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब ये नेचर की हर एक पार्ट चीज जो है वो मुझे काफी अच्छी लगती थी, राइट। अभी भी अच्छी लगती है, बट द थिंग इज दैट सिनारियो अब डिफर हो गई है ना। अब सिनारियो डिफर हो गई है। नाउ आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, आई एम नॉट एन इनोसेंट वन। तो नेचर को मैं पहले बचपन में किसी और रूप में देखा करता था, अब मैं नेचर को किसी और रूप में देखता हूँ। दैट्स व्हाट ही सेड। ही माउंट्स दैट ही नो लॉन्गर सीज नेचर विथ वंडर ही डिड एज अ चाइल्ड, कि एज अ चाइल्ड जो वही नेचर जो मुझे अद्भुत लगती थी, वही नेचर जो मुझे बहुत ही खुशी देता था, जो कि मुझे काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, वो चीज़ें अब नहीं रही जैसा पहले हुआ करता था। ये वो बताते हैं। स्टैंजा 5 और 6 में क्या होता है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, यानी वर्ड्सवर्थ इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया दैट ह्यूमन सोल कम्स फ्रॉम हेवन। एक काइंड ऑफ लाइक अ फिलोसफिकल थॉट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आपका सोल जो है वो आपके बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी पे चला जाएगा। लाइक योर बॉडी विल डाई बट योर सोल विल बी अलाइव। एंड वो बताते हैं कि आपका सोल कहाँ से आता है, आपका सोल हेवन से आता है। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, कि हमारा बर्थ कुछ नहीं है, हम लोग सो जाते हैं एंड देन सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी यही है ना, आपका लाइफ एक कुछ नहीं है, मेमोरी टाइप ही है। फिर आपकी जब डेथ हो गई, यहाँ पे जो स्लीप की बात कर रहे हैं ना वो एक्चुअली डेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड सोल दैट राइजेस विथ अस आर लाइट स्टार hath had elsewhere its setting, कि ये जो सोल जो कि हेवन से आया था अभी हमारे बॉडी के अंदर रह रहा है, ये तो किसी और बॉडी के पास चला जाएगा, कहीं और पे इसकी सेटिंग लगेगी। एंड cometh from afar, और ये कहीं दूर से हमारा सोल आया था।
कहाँ दूर से, हेवन से। तो ही hath had elsewhere its setting and cometh from afar, कि इसकी कहीं और सेटिंग है, सोल जहां से आया था ये वापस वहां पे चला जाएगा। Children retain the memory of heaven which fades as they grow. Now यहाँ पे एक important line एक और है, that is trailing clouds of glory do we come from God which is our home, कि भाई हमारा home ना बस एक ही है, और वो home कौन है, हमारे गॉड। ये वर्ड्सवर्थ बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बात की जा रही है लाइफ इनएविटेबल प्रोग्रेशन 7 to 8 स्टैंजा में। यानी जैसे जैसे बच्चे जो है वो बड़े होते हैं और सोसाइटी और वर्ल्डली ड्यूटीज उनको किस तरीके से दबा देती है, राइट। सो सोसाइटी एंड वर्ल्डली ड्यूटीज कवर देयर डिवाइन इनसाइड। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द यूथ हु डेली फादर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रैवल स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, कि भाई वो यूथ जो कि कहीं ना कहीं जो है वो काफी ज्यादा हम पे अब भारी हो गया है, उसे ट्रैवल करना चाहिए, स्टिल इन nature priest, right? And even though the child forgets his heavenly origin, Wordsworth sees beauty in the journey, कि ये जो है कहीं ना कहीं हम अब बड़े हो गए और हम नेचर को भूल जा रहे हैं, बट ये जो प्रोसेस है हमारा चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक का, ये भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चीजें सिखाती है। And then हमारा आता है stanza 9, that is triumph of the soul, that says despite loss Wordsworth reclaims the sense of joy and vision through memory, कि ठीक है मैं तो वापस से चाइल्डहुड में नहीं जा सकता, मैं वापस से उस इनोसेंस में नहीं जा सकता, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं जो है वो मेमोरी के थ्रू ही रिवाइज कर लेता हूँ, राइट। मैं मेमोरी के थ्रू ही अब चीज़ों को इंजॉय कर लेता हूँ। ओ जॉय दैट इज आर एम्बर्स इज समथिंग दैट डॉथ लिव, दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट्स सो फ्यूजिटिव, राइट। ये है हमारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग फ्रॉम व्हाट स्टैंजा 9। स्टैंजा 10 एंड 11 क्या कह रहा है हमारा, कॉन्सोलेशन एंड रेजोल्यूशन, यानी वर्ड्सवर्थ को फाइनली अब कंफर्ट मिल गया है जो एक बेचैनी सी उन्हें हो गई थी, और कंफर्ट किधर, मैच्योरिटी में, एंड इमोशन डेप्थ दैट कम्स विद द एज, की जो इमोशन जो एक्सपीरियंस एज के साथ आती है, अब उस एज में उस एक्सपीरियंस के साथ अब वो महसूस करने लग गए हैं कि भाई अब तो मैं वापस से चाइल्डहुड में नहीं जा सकता हूँ, तो लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट, राइट, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दो द विजन इज गॉन, यानी कि वो जो एक विजन एक परसेप्शन हमारा चाइल्डहुड में आता था वो तो खत्म हो गया। इट्स मेमोरी इंस्पायर्स ग्रैटिट्यूड एंड स्ट्रेंथ, कि इसकी मेमोरी जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रैटिट्यूड, यानी जब भी मैं सोचता हूँ, जब भी मैं रिवाइज करता हूँ उस मेमोरी को, जब भी मैं याद करता हूँ, एक काफी ही ना अच्छी लगने लग जाती है, राइट। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट टू often lie too deep for tears, right? ये भी बहुत एक अच्छी लाइन है, एक अच्छा पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो सभी को पढ़ना चाहिए। यानी ये 3 पोएम, डैफोडिल्स, फिर आपका सॉलिटरी रीपर एंड ओड, ये तीनों ही पोएम बहुत ही अच्छी है वर्ड्सवर्थ की। एवरीवन शुड रीड दीज 3 पोएम्स। इसके अलावा टिंटन एबे तो है ही हमारा, विया 7 भी है, लूसी पोएम्स भी है, माइकल पोएम्स भी है। थैंक यू सो मच। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वर्ड्सवर्थ की ये 3 पोएम भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। पहले से पढ़ रही है तो रिविजन भी हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका वर्ड्सवर्थ का कौन सा फेवरेट पोएम है एंड कौन से नेक्स्ट सेक्शन आप चाहते हो कि मैं कवर करूं आने वाले वीडियो में। थैंक यू अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लिटरेचर, बाय।